हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी अनप्लग्ड। और इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 14.2.2 डिस्प्लेसमेंट की। चैप्टर नंबर 14 ऑसिलेशन का ये टॉपिक है। तो जैसा कि हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या है, चेंज इन पोजीशन विद टाइम। ओके, कितना चेंज हुआ बॉडी की पोजीशन में टाइम के साथ, उसी को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। लेकिन इस चैप्टर में हम डिस्प्लेसमेंट को एक जनरल सेंस में पढ़ेंगे। कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी है, उसका चेंज टाइम के साथ, उसे हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। जैसे कि अगर देखोगे आप कैपेसिटर में वोल्टेज का चेंज विद टाइम, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का चेंज विद टाइम, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। ओके, तो बहुत सारे कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी का चेंज होगा टाइम के साथ, उसी को हम डिस्प्लेसमेंट कह देंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं फिर। इन सेक्शन 4.2 वी डिफाइन डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल एज द चेंज इन इट्स पोजिशन वेक्टर। In this chapter, we use the term displacement in a more general sense. It refers to change with time of any physical property under consideration. ठीक है, तो फिजिकल कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी का टाइम के साथ चेंज को हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। ओके, फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन ऑफ अ स्टील बॉल ऑन अ सरफेस, द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज इट्स पोजिशन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एक स्टील बॉल है, वो मूव करी, ठीक है, पे स्टेशनरी थी, उसको पुश किया, ये मूव किया, तो जो चेंज आया पोजीशन में टाइम के साथ, इसको क्या बोला? पोजिशनल डिस्प्लेसमेंट बोला। ठीक है, ये तो हमें पता है। द चॉइस ऑफ द ओरिजिन इज़ अ मैटर ऑफ कन्वीनियंस। ठीक है, ओरिजिन हम कहीं कहीं भी चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कंसिडर अ ब्लॉक अटैच टू अ स्प्रिंग, द अदर एंड ऑफ द स्प्रिंग इज फिक्स टू अ रिजिड वॉल। तो एक ब्लॉक है, ब्लॉक को स्प्रिंग से अटैच किया है, और जो दूसरा एंड है वो एक एक वॉल के साथ अटैच्ड है। तो इसमें भी अगर मैं इसको पुल करता हूँ या पुश, हाँ, इसे पुल करता हूँ इस तरफ, ठीक है, तो क्या होगा? ये डिस्प्लेस होगा इसकी ओरिजिनल पोजीशन से। ठीक है, तो ये भी एक डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल है, ये पोजीशन डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा इस केस में भी। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं फिर। जनरली इट इज़ कन्वीनियंट टू मेजर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो आमतौर पे हम क्या करेंगे, जो डिस्प्लेसमेंट को इक्विलिब्रियम पोजीशन से ही मेजर करेंगे, वो कन्वीनियंट रहेगा। जैसे कि इस एग्जांपल में भी हमने अभी देखा, इक्विलिब्रियम पोजीशन ये था इसका, ओके, और यहाँ से हमने इसको डिस्प्लेस किया, तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट मेजर हुआ है ना, या एक्स डिस्प्लेसमेंट ने इक्विलिब्रियम पोजीशन है, जो नेक्स्ट न्यू पोजीशन है इसकी, जो एक्सट्रीम पोजीशन है, ये डिस्प्लेसमेंट है। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन से हम मेजर करेंगे डिस्प्लेसमेंट को मोस्ट ऑफ द केसेस में। फॉर एन oscillating simple pendulum, the angle from the vertical as a function of time may be regarded as a displacement variable। ठीक है, तो एक पेंडुलम है, देखो यहाँ पर एक पेंडुलम है, तो पेंडुलम का भी क्या हो रहा है? ऑसिलेशन हो रहा है। तो ये जो एंगल बन रहा है वर्टिकल के साथ, ठीक है, तो विथ दिस चेंज इन पोजिशन विथ टाइम, दिस चेंज इन एंगल विथ टाइम, है ना, तो इसको भी हम डिस्प्लेसमेंट वेरिएबल कंसिडर कर सकते हैं, दिस एंगल विथ as a function of time. Okay, now next, the term displacement is not always referred to the in the context of position only। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि डिस्प्लेसमेंट को हम पोजीशन के कॉन्टेक्स्ट में ही रिलेट करें। ठीक है, और भी एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे कि देयर कैन बी मैनी अदर फाइंड्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेरिएबल। द वोल्टेज अक्रॉस अ कैपेसिटर चेंजिंग विद टाइम इन एन एसी सर्किट इज ऑल्सो डिस्प्लेसमेंट वेरिएबल। तो क्लास 12 में आप कैपेसिटर पढ़ने वाले हो, तो वहाँ पर आप कैपेसिटर पढ़ोगे, तो वहाँ उसमें वोल्टेज का वेरिएशन टाइम के साथ देखोगे आप। ठीक है, तो उसमें भी उसको भी हम डिस्प्लेसमेंट वेरिएबल कंसिडर करेंगे। ठीक है, ऐसे ही प्रेशर वेरिएशन इन टाइम विद द प्रोपोगेशन ऑफ साउंड वेव, चेंजिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन अ लाइट वेव्स आर एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का चेंज लाइट वेव में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। ठीक है, तो ये चैप्टर फिर से आप क्लास 12 में पढ़ोगे इसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को, तो वहाँ पर भी इसका चेंज टाइम के साथ हम इसको डिस्प्लेसमेंट वेरिएबल कंसिडर करेंगे। ऐसे ही प्रेशर का वेरिएशन टाइम के साथ साउंड वेव में भी डिस्प्लेसमेंट वेरिएबल होगा। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट वेरिएबल में टेक बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू, और डिस्प्लेसमेंट वेरिएबल पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज़ हो सकती है। तो देखो, ऑरिजिन हम मान लेंगे जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है, एक डायरेक्शन में पॉजिटिव होगा, तो ऑब्वियसली दूसरे डायरेक्शन में नेगेटिव होगा। इन द एक्सपेरिमेंट ऑन ऑसिलेशन द डिस्प्लेसमेंट मेजर फॉर डिफरेंट टाइम। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट अलग अलग टाइम में हम मेजर करेंगे। ठीक है,
द डिस्प्लेसमेंट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मैथमेटिकल फंक्शन ऑफ टाइम। अब देखो हम मैथमेटिक्स इक्वेशन में रिप्रेजेंट करने वाले डिस्प्लेसमेंट को, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये, ठीक है, पूरा का पूरा इस पर बेस है आगे, ठीक है। तो उसको हमें ध्यान से समझना पड़ेगा कैसे हम जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है, डिस्प्लेसमेंट फंक्शन है, उसको हम इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इन केस ऑफ पीरियोडिक मोशन दिस फंक्शन इज पीरियोडिक इन टाइम, ठीक है। और जब पीरियोडिक है, जो टाइम के साथ रिपीट हो रहा है, ओके, तो उसको हम इस फंक्शन को पीरियोडिक इन टाइम रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। वन ऑफ द सिंपलेस्ट पीरियोडिक फंक्शन की वन बाय एक सिंपल सा पीरियोडिक फंक्शन कैसे दे सकते हैं, तो ये देखो एफ टी एक फंक्शन है जो टाइम पे डिपेंड कर रहा है, पीरियोडिक फंक्शन है, ए कॉस ओमेगा टी, जिसमें एक कांस्टेंट होगा, अभी हम आगे बात करेंगे तो ये एम्पलीट्यूड हम इसे बोलेंगे, ठीक है। कॉस ओमेगा टी क्या है, इसको ये एंगल है, ठीक है, जिसको आर्गुमेंट बोलेंगे, ठीक है। कॉस ओमेगा टी, अब समझो इसको, अगर आपने मैथमेटिक्स पढ़ी है और मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा है कॉस थीटा देखो क्या है, एक पीरियोडिक फंक्शन को हम कॉस थीटा से या साइन थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। कॉस थीटा आपको पता है इसकी वैल्यू कॉस 0 कॉस 90 कितना, कॉस 0 इज़ 1, ओके, कॉस 90 इज़ 0, कॉस 180 इज़ -1, ठीक है। इसके बाद कॉस 360 270 इज़ अगेन 0, ठीक है। उसके बाद कॉस 180 360 इज़ अगेन 1, ठीक है। तो आप देखोगे फिर इसके बाद ये रिपीट करेंगे वैल्यूज़, तो तो ये देखो ये जो वैल्यूज़ है ये रिपीट हो रही है आफ्टर अ टाइम, ठीक है। 2 पाई के बाद 2 पाई एंगल के बाद क्या हो रहा है, ये वैल्यूज़ रिपीट हो रही है, तो ये पीरियोडिक वैल्यूज़ है, ठीक है। एक पीरियड के बाद, एक टाइम इंटरवल के बाद ये वैल्यूज़ क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो यानी कि मैं क्या कर सकता हूँ, किसी भी पीरियोडिक फंक्शन को कॉस थीटा की टर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ठीक है। और इसमें जो आर्ग्यूमेंट है ये फंक्शन का, आर्ग्यूमेंट मतलब ये जो क्वांटिटी जिस पे ये फंक्शन डिपेंड कर रहा है, इसकी वैल्यू मैं रख सकता हूँ, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है कॉस, जो एंगल की वैल्यू मैं कुछ भी पुट करूँ तो उससे मुझे फंक्शन की वैल्यू मिल जाएगी अलग अलग, ठीक है। ओमेगा टी, ठीक है, इस इंक्रीज बाय एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई रेडियन। अगर इसको 2 पाई रेडियन से इंक्रीज करूँ, आपको पता ना पीरियोडिक फंक्शन अपने पढ़ा है मैथमेटिक्स में, ट्रिग्नोमेट्री में, कॉस 0 और कॉस 0 प्लस 2 पाई मतलब 360 की वैल्यू सेम होगी, ठीक है। 2 पाई के बाद अगर एंगल इंक्रीज करता है तो वैल्यू सेम रहता है, ठीक है। इसीलिए इसको हमने इस कॉस पाई में लिखा है, कॉस थीटा के टर्म में लिखा है, बिकॉज ये पीरियोडिक फंक्शन है। इज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन रिमेन द सेम, द फंक्शन एफ टी इज देन पीरियोडिक एंड इस टाइम इन इस पीरियड टी इज गिवन बाय, और ये एफ टी क्या हो जाएगा, पीरियोडिक फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि 2 पाई एंगल के बाद जो वैल्यू है फंक्शन की वो सेम रहने वाली है, ठीक है। और इसमें कैपिटल पीरियड है, टाइम पीरियड के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जितने में एक पीरियोडिक फंक्शन की वैल्यू रिपीट होगी, ओके, एक ऑसिलेशन पूरा होगा, ये भी हमने देखा था, उसी को हमने पीरियड या टाइम पीरियड बोला था। टी की वैल्यू जो आएगी वो 2 पाई अपन ओमेगा आएगी, इसको हम अभी निकाल के भी देखेंगे कि ये किस तरह से आया, ओके। दस द फंक्शन एफ टी इज पीरियोडिक विद टाइम पीरियड विद पीरियड कैपिटल टी, तो ये पीरियोडिक है क्योंकि एफ टी जो फंक्शन है उसकी वैल्यू एफ टी प्लस टी, टाइम पीरियड एक टाइम पीरियड है ना, उसके बाद रिपीट हो रहा है ना, तो इन दोनों की वैल्यू एफ स्मॉल टी और एफ स्मॉल टी प्लस टी, इनकी वैल्यू सेम होने वाली है, ठीक है। हर एक वैल्यू के लिए एफ टी की कोई भी वैल्यू ले लो आप, टाइम की वैल्यू टी की वैल्यू कुछ भी पुट करो, उसके बाद अगर उसमें टाइम पीरियड ऐड कर दोगे उस वैल्यू में, है ना, जैसे कि मैं कॉस अभी हमने लिया ही था, है ना, कॉस, क्योंकि कॉस 30 और कॉस 30 प्लस 2 पाई या फिर 180 डिग्री, इनकी वैल्यू सेम होने वाली है, इसलिए फंक्शन की वैल्यूज़ भी सेम होने वाली है, पीरियोडिक फंक्शन है। द सेम रिजल्ट इज ऑब्वियसली करेक्ट इफ वी कंसिडर अ साइन फंक्शन, तो कॉस का ही छोटा भाई साइन की वैल्यू भी इस तरह से रिपीट होगी, बस फ़र्क यह है कि इसमें जो वैल्यूज़ होगी कॉस के केस में वो 1 से -1 में रिपीट होगा, जबकि इस केस में इसमें भी ये 1 से लेके -1 से लेके 1 तक जाएगा, है ना, जैसे कि, लेकिन ये एक दूसरे से इनमें जो फेज डिफरेंस आएगा वो पाई/2 का आएगा। अभी हम देखेंगे इस चीज़ को आगे,
जैसे कि आप देखो कि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है और साइन पाई/2 की वैल्यू 1 होती है, फिर साइन 0 की 90 की 180 की वैल्यू -1 होती है, साइन 180 वैल्यू 0 होती है और साइन 270 की -1 होती है। ठीक है, तो इस तरह से ओके, इस तरह से ये जाएगा, है ना। तो ये भी अगेन रिपीट होगा। तो कॉस ओमेगा टी से या साइन ओमेगा टी से हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी पीरियोडिक फंक्शन को, क्योंकि इसमें रिपीट वैल्यूज रिपीट कर रहा है आफ्टर अ पीरियड, आफ्टर द टाइम पीरियड। इवन दोनों को ऐड भी कर सकते हो, और ऐड करने के बाद भी हम उनके लीनियर कॉम्बिनेशन को भी एज अ पीरियोडिक फंक्शन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्दर आर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शन लाइक एफ टी इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी इज ऑल्सो अ पीरियोडिक फंक्शन विद द सेम टाइम पीरियड, सेम पीरियड टी। तो इसको भी हम इस तरह से, यानी कि तो इसको समझना है आपको, किसी भी पीरियोडिक फंक्शन को हम 3 तरीके से, इस तरह से भी लिख सकते हो, कॉस थीटा के टर्म में भी लिख सकते हो, और इस तरह से भी, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से भी लिख सकते हो। ठीक है, अभी और डिटेल में बात करेंगे इसकी, तो धीरे धीरे आपको इस चीज़ें समझ में आने लगेगी। जिसमें ए क्या होगा, ए को हम क्या कर सकते हैं, एक मैंने बताया कांस्टेंट है, एम्पलीट्यूड भी बोलेंगे, अभी आगे देखेंगे इसको जब हम। तो ए कॉस फाई, ये कॉस फाई मैंने क्या लिख दिया, ए को डी कॉस फाई लिख दिया। ठीक है, फाई एक एंगल है, ओके, डी कॉस फाई लिख दिया, और बी को डी साइन फाई लिख दिया। ऐसा क्यों किया अभी समझ में आएगा, देखो फिर इसको हम, क्योंकि अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है तो आपने पढ़ा है कि मैंने क्या कर दिया, इस जो कांस्टेंट था, अब इसकी वैल्यू भी एक कांस्टेंट आने वाली है, इसको मैंने डी कॉस फाई की टर्म में लिख दिया, एक दूसरा एंगल के टर्म में मैंने रिप्रेजेंट कर दिया ए को। ठीक है, मैं ए की वैल्यू पुट करने वाला हूँ, ए की वैल्यू डी कॉस फाई, एक कांस्टेंट वैल्यू पुट कर रहा हूँ ये, क्योंकि ये भी एक कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर जब मैं पुट करता हूँ तो आपको पता है ये आ जाएगा डी कॉस फाई साइन ओमेगा टी प्लस बी की वैल्यू भी हमने डी साइन फाई रखी है, तो डी साइन फाई कॉस ओमेगा टी। और अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है तो आप समझ गए होंगे डी कॉमन आ जाएगा, और यहाँ से आपको पता है कॉस से साइन बी प्लस साइन ए कॉस बी, ये किसका होता है, ये साइन ए प्लस बी होता है। ठीक है, साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो इस तरह से मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पर डी साइन ए प्लस बी, मतलब ओमेगा टी प्लस फाई। तो एक पीरियोडिक फंक्शन को लिखने का एक तरीका ये भी है। ठीक है, नाउ हियर, और आगे चल के ये वाली इक्वेशन हम बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं, जिसमें ये फेज डिफरेंस हो जाएगा, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, तब समझ में आएगा आपको फेज और फेज डिफरेंस क्या होगा। ठीक है, फेज होगा इस केस में ये। नाउ हियर डी एन थोड़ा फैमिलियर होना पड़ेगा आपको, मैथमेटिक्स एक्सप्रेशन जो लिख रहे हैं हम पीरियोडिक फंक्शन की, और ये आपकी बहुत काम आने वाली है इस चैप्टर में, अगले चैप्टर में, और क्लास 12 में भी। ठीक है, तो ईएमएफ पढ़ोगे जब आप एसी सर्किट पढ़ोगे तब भी आपके काम आएगा, फिर ऑप्टिक्स में भी, ये वेव ऑप्टिक्स में भी आपके काम आने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे फिर। सो डी को फिर देखो यहाँ से क्या आ जाएगा डी, इसको अगर हम देखें तो यहाँ देखो, अगर इसको क्या कर दूँ मैं, अब डी और ए बी के टर्म्स में लिखो डी को, तो इसको स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, तो आ जाएगा क्या, ए स्क्वायर डी स्क्वायर कॉस स्क्वायर वाई, और यहाँ पर बी स्क्वायर डी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। इन दोनों को ऐड कर दोगे, और ऐड स्क्वायर करके ऐड कर दें तो आप देखोगे डी कॉस स्क्वायर फाई प्लस डी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, तो साइन स्क्वायर फाई और कॉस स्क्वायर फाई 1 हो जाएगा, है ना। तो राइट हैंड साइड को ऐड करोगे तो कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई। ठीक है, और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा लेफ्ट हैंड साइड में, यानी कि जो एक रिलेशन भी मिला यहाँ पर हमें, डी क्या हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि और ए और बी के टर्म में डी की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। अगर हमें ए पता है और बी पता है तो यहाँ डी निकाल सकते हैं। और फाई क्या हो जाएगा, फाई भी इसी तरह से देखो, इसको बी और डी को, ये दोनों इक्वेशन 3 को डिवाइड कर दो, साइन इसको बी को ए से कर दोगे, सॉरी इस वाली को इससे कर दोगे, तो क्या आ जाएगा, टी कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर 10 फाई बी अपॉन ए आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से फाई tan इनवर्स बी अपॉन ए, मतलब मैं फाई और डी को चूज़ कर सकता हूँ इस तरह से। और अगर मुझे ये इस तरह से दिया है, ठीक है, ये इस तरह से दिया है, तो ये अगर एक फंक्शन एक साइन ओमेगा टी और बी कॉस ओमेगा टी के टर्म में दिया है,
तो यहाँ से मैं डी ए स्क्वायर रूट स्क्वायर ए प्लस बी और फाई टेन इनवर्स बी अपॉन ए बी से कैलकुलेट करके इसको इस टर्म्स में लिख सकता हूँ। इसको बात इस पॉइंट को भी ध्यान में रखोगे। आगे बढ़ेंगे। द ग्रेट इंपॉर्टेंस ऑफ पीरियोडिक साइन एंड कोसाइन फंक्शन इज ड्यू टू द रिमार्केबल रिजल्ट प्रूव बाय द फ्रेंच मैथमेटिशियन जीन बैप्टिस्ट जोसेफ फोरियर। नाम मैं सही से प्रोनाउंस नहीं कर पाया, आप नाम प्रोनाउंस कर देख लेना इनका, ठीक है। एनी periodic function can be expressed as a superposition of the sine and cosine function of different time period with suitable coefficient, ठीक है। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म फोरियर सीरीज की बात आप करोगे हायर क्लास में, तो इसका इम्पोर्टेंस ये रिजल्ट क्यों आया, बिकॉज ऑफ दिस साइंटिस्ट और इनके जो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन की वजह, जिसकी अकॉर्डिंग क्या होता है, हम किसी भी पीरियोडिक फंक्शन को एज अ सुपरपोजिशन ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शन ऑफ डिफरेंट टाइम पीरियड लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में एक वीडियो मैं आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर करूंगा, आप उसको देखोगे तो आपको और डिटेल में समझ में आएगा। ये हायर क्लास में आपको इस बारे में फोरियर ट्रांसफॉर्म फोरियर सीरीज़ के बारे में हायर क्लास में पढ़ोगे, ठीक है। तो इस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम पीरियोडिक फंक्शन को कॉस और साइन के टर्म में लिख पाएँ, और एक पीरियोडिक फंक्शन को बहुत सारे साइन और कॉस फंक्शन में लिख सकते हैं ऑफ डिफरेंट टाइम पीरियड, ठीक है, उनका सुपरपोजिशन, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आगे बात करेंगे